हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब आप अच्छे होंगे। माँ बाप का सपना पूरा करने वाले करंट अफेयर्स में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित और साथ में स्टैटिक जीके को कवर करते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम आप कह सकते हैं एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं। और 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं मोटिवेशनल कोट की। किताबों की अहमियत अपनी जगह है जनाब, सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। दोस्तों, अगर लगातार आप किताबों के साथ संघर्ष करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। और किताबों से ही हमें सफलता मिलकर के हम अपनी माँ बाप का सपना पूरा कर पाते हैं। लेकिन जो लोग हमें ताना देते हैं, जो हमें ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, वो किताबों से हम पढ़ करके आप कह सकते सफलता प्राप्त करते हैं और उसके बाद वही लोग आपके लिए तालियां बजाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए लगातार मेहनत करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। अब बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित। सैन्य गठबंधन नाटो का नया सदस्य देश कौन सा बना है? तो वो बना है स्वीडन। यानी आप कह सकते हैं सैन्य गठबंधन नाटो को आप कह सकते हैं स्वीकार करने वाला देश कौन सा बना है? उस देश का नाम है स्वीडन। इसके साथ साथ अगर बात की जाए यूरोपियन देश स्वीडन औपचारिक रूप से अटलांटिक सैन्य गठबंधन नाटो का नया सदस्य बन गया है। यानी कई बार पूछा जाता है कि नाटो की फुल फॉर्म क्या है। आप कह सकते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप बोल सकते हैं अंटार्कटिका सैन्य गठबंधन। यानी नाटो का नया सदस्य कौन सा देश बना है? स्वीडन बना है। यूक्रेन पर रूस के 2022 के आक्रमण के बाद यूरोप में रूसी आक्रामकता के बारे में काफ़ी चिंताएं बढ़ी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने इस बात की घोषणा की कि हम नाटो में शामिल होंगे। और उत्तरी अटलांटिक गठबंधन 22 सदस्य देशों का एक गठबंधन है और यह एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाटो में आप कह सकते हैं कौन सा देश शामिल हुआ है? तो उस देश का नाम है स्वीडन। इसके साथ साथ अगर बात की जाए नाटो जो है, या जिसको बोल सकते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन बोल सकते हैं, उसकी स्थापना कब हुई? तो उसकी स्थापना हुई 4 अप्रैल 1949 को। कितने सदस्य देशों के साथ हुई? तो 12 सदस्य देशों के साथ हुई। और आप कह सकते हैं अमेरिका के वाशिंगटन में इसका आप कह सकते गठन किया गया। यह एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए इसका मुख्यालय जो है आप कह सकते हैं इसका मुख्यालय जो आप कह सकते हैं बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। इसका मुख्यालय कहां पर है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। वर्तमान समय में इसके देशों की संख्या अगर बात की जाए तो कितनी है? 32 है। नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य गठबंधन है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए वर्ष 2017 में और 2020 में मोंटेनेग्रो और उत्तरी मैसिडोनिया को इसके सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया। नाटो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है, जिसका तात्पर्य है एक या अधिक देशों पर आक्रमण होने पर उन सब का आप कह सकते हैं नाटो क्या करता है? सहयोग करता है। यानी एक देश पर भी अगर आक्रमण होता है तो पूरे नाटो के ऊपर ही आक्रमण माना जाता है। और इसका वर्णन सभी आप कह सकते हैं नाटो के जो अनुच्छेद है उसके अनुच्छेद नंबर 5 में किया गया है। इस अनुच्छेद को पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए हमले, यानी आतंकवादी हमला हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका पर, वो हुआ था 11 सितंबर 2001 को और उसके बाद इसको लागू कर दिया गया था। यानी अगर नाटो के किसी एक या दो देश पर कोई भी दूसरा देश आक्रमण करता है तो नाटो क्या करता है? उन सभी देशों की आप कह सकते हैं सहायता करता है। और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका वर्णन दिया गया है अनुच्छेद नंबर 5 में। ऐसा कब हुआ? ऐसा हुआ 11 सितंबर 2001 को, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादी हमला हुआ था। इसके साथ अगर बात की जाए भारतीय रिजर्व बैंक जो है ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये कह सकते हैं बैंक इंडोनेशिया के साथ समझौता किया है।
इसके साथ साथ अगर बात की जाए, भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक इंडोनेशिया ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और बैंक इंडोनेशिया के गवर्नर पेरीवारजियो ने इस पर हस्ताक्षर किए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्थानीय मुद्राएं हैं उनको बढ़ावा देने के लिए हमने किस देश का सहयोग लिया या किस देश का साथ हमने समझौता किया है, तो उस देश के बैंक का नाम है बैंक इंडोनेशिया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसको किस अधिनियम के तहत आपके स्थापित किया गया, तो 1934 अधिनियम के तहत स्थापित किया गया और इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कलकत्ता में स्थापित किया गया था और 1937 में इसे आप कह सकते हैं मुंबई में स्थापित कर दिया गया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां गवर्नर बैठते हैं और जहां नीतियां निर्धारित की जाती हैं। यदि प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला आप कह सकते हैं कि बैंक था, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसके बाद इसे पूर्ण रूप से भारत सरकार के अधीन हो गया। यानी आप कह सकते हैं पूर्ण रूप से भारत सरकार के अधीन काम करने लगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया और उसी के तहत अगर बात की जाए तो भारत सरकार का पूर्ण तो स्वामित्व इस पर हो गया। इसके साथ अगर बात की जाए, एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास जो बैंक है एक अक्षेत्रीय बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण करने के लिए की गई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है, मनीला में। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई, 19 दिसंबर 1966 को हुई। किसको बढ़ावा देने के लिए की गई, जो एशियाई देश हैं उनके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मनीला के अंदर है। कई बार पूछा जाता है कि गोवा दिवस कब मनाया जाता है या गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 दिसंबर को ही गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है क्योंकि पुर्तगालियों से गोवा 19 दिसंबर 1961 को आजाद हुआ था। इसके साथ अगर बात की जाए, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे पहले ब्रिक्स बैंक के अनौपचारिक नाम से भी जाना जाता था, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक को पहले किस बैंक के नाम से जाना जाता था, ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता था। ब्रिक्स समूह के देशों द्वारा इसे स्थापित किया गया और स्थापित किया गया 2014 के ब्रिक्स सम्मेलन में $100 अरब की शुरुआती अधिपूंजीकरण के साथ आप कह सकते हैं इसे स्थापित किया गया। इसके साथ अगर बात की जाए तो 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना की गई और इसका मुख्यालय है शंघाई, चीन में। इस बैंक और इसके फंड को पश्चिमी देशों के वर्चस्व वाले विश्व बैंक और आईएमएफ जैसी संस्थाओं को टक्कर देने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक को आप कहते हैं स्थापित किया गया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, इसके सदस्य देशों की अगर बात की जाए तो इसके सदस्य देश हैं आप कह सकते हैं जैसे ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिणी अफ्रीका है, उरुग्वे है, संयुक्त राज्य अमीरात है, बांग्लादेश है और मिस्र है। यानी इसके सदस्य देश हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, उरुग्वे, संयुक्त राज्य अमीरात, बांग्लादेश और मिस्र। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, जो ये बैंक जो आप कह सकते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका पहला अध्यक्ष कहां से होगा, तो इसका पहला अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो आप कह सकते हैं भारत से होगा। और अगर बात की जाए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इनॉग्रेल चेयरमैन ब्राजील से होंगे, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इनॉग्रेल चेयरमैन रूस से होंगे और 11 मई 2015 को अगर बात की जाए केवी कामथ बैंक अध्यक्ष के रूप में आप कह सकते हैं नियुक्त किए गए। और इसके साथ साथ में अगर बात की जाए इसके बाद अगर बात की जाए तो ब्राजील के मोर्कस ट्राइजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे और हर देश को इसके 5 साल की अध्यक्षता दी गई है। यानी कहने का मतलब क्या है, अभी जो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसके अध्यक्ष कौन है, तो उनके अध्यक्ष हैं केवी कामथ। और इसके बाद कौन होंगे,
तो ब्राजील के मार्कोस ट्राइजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में होंगे। और ये कितने सालों के लिए होता है? 5 सालों के लिए होता है, और हर देश 5 साल की अध्यक्षता इसमें करता है। इसके साथ अगर बात की जाए, जो ब्रिक्स देश है वो दुनिया के आप कह सकते हैं 5 जो शक्तिशाली अर्थव्यवस्था जो देश होते हैं उनका एक ग्रुप है। ब्रिक्स का हर एक देश एक अक्षर के साथ, यानी जो उनका एक अल्फाबेटिक होता है उसी के साथ उसका प्रतिनिधित्व करता है। जैसे ब्रिक्स में बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। 2006 में पहली बार ब्रिक्स देशों की बैठक हुई और 2010 में दक्षिण अफ्रीका को भी इसमें शामिल कर लिया गया। कई बार क्वेश्चन आता है कि दक्षिण अफ्रीका को इसमें कब शामिल किया गया, तो 2010 में इसको शामिल किया गया। इसकी पहली बैठक कब हुई, तो इसकी पहली बैठक हुई 2006 में। इसके साथ अगर बात की जाए, भारतीय तटरक्षक बल जो है किस देश के साथ सी डिफेंसर 2024 का आयोजन करेगा, तो यह करेगा यूएसए के साथ। इसके साथ अगर बात की जाए, भारतीय तटरक्षक बल द्विपक्षीय सहयोग को सशक्त बनाने के लिए अमेरिकी तटरक्षक बल के साथ संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन करेगा। यह संयुक्त अभ्यास 9 से 10 मार्च 2024 को पोर्ट ब्लेयर के तट पर आप कह सकते हैं संचालित किया जाएगा। यानी भारतीय तटरक्षक किसके सहयोग से आप कह सकते हैं यहां पर अभ्यास करेगा, तो अमेरिकी तटरक्षक बल के सहयोग पर आप कह सकते हैं अभ्यास करेगा। और उस अभ्यास का नाम की अगर बात की जाए तो क्या है, सी डिफेंडर्स 2024। इसके साथ अगर बात की जाए, भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहां किया जाएगा, तो यह किया जाएगा जैसलमेर राजस्थान में। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, भारत की तीनों सेनाएं जैसे थल सेना, नौसेना और वायुसेना, इन तीनों का अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। इनका संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया जाएगा और एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में किया जाएगा, जो आप कह सकते हैं राजस्थान के जैसलमेर में है। 12 मार्च को होने वाले भारत शक्ति अभ्यास में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान समेत तीनों सेनाओं के जो अधिकारी हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे। अगर पूछा जाए पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमारे कौन थे, तो विपिन रावत थे। कहां के थे, उत्तराखंड के थे, जिनकी आप कह सकते हैं हेलीकॉप्टर के दौरान आप कह सकते हैं मृत्यु हुई थी। और इसी दौरान अगर अभी पूछे जाए हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो उनका नाम है अनिल चौहान। ये भी कहां के रहने वाले हैं, उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा नया सदस्य देश बना है, तो उस देश का नाम है पनामा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, सेंट्रल अमेरिकी देश पनामा आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया। पनामा आईएसए का 97वां देश है, यानी जो आप कह सकते हैं पनामा जो देश है ये कौन सा सदस्य बना इसका, तो आप कह सकते हैं 97वें सदस्य बना है। आईएएस की स्थापना भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के रूप में की गई। वर्तमान में 116 देश हैं और आईएएस फ्रेमवर्क समझौते पर आप कह सकते हैं इन दोनों देशों ने क्या किए थे, आप कह सकते हैं हस्ताक्षर किए थे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसको भारत और फ्रांस के सहयोग से स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया, 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वर्सेशन में सम्मेलन में आप कह सकते हैं इसे स्थापित किया गया था, यानी COP21 में इसको स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया, 2015 में। किसके सहयोग से स्थापित किया गया, तो भारत ने फ्रांस के सहयोग से इसको स्थापित किया था। इसके साथ अगर बात की जाए, इसमें अगर सदस्य देशों की बात की जाए, इसमें गठबंधन के दौरान जो सदस्य देश हैं वो कितने, 116। और वर्तमान में अगर बात की जाए तो इसमें पूर्ण सदस्यता वाले देश कितने बन गए, तो आप कह सकते हैं 97 देश बन गए। इस गठबंधन की पहली बैठक नई दिल्ली में 3 अक्टूबर 2018 को आयोजित की गई थी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए नामांकित किया है, तो उनका नाम है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति नाम कह सकते हैं, सुधा मूर्ति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है, क्योंकि राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए,
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लेखिका सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए नामांकित किया। 73 वर्षीय मूर्ति को 2006 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया और 2023 में अगर बात की जाए तो पद्म विभूषण से इसको सम्मानित किया गया। जनवरी में राष्ट्रपति ने सतनाम सिंह संधू को भी राज्यसभा के सदस्य के तौर पर मनोनीत किया था। राष्ट्रपति राज्यसभा में यानी उच्च सदन के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए नामांकित किया। उनको 2006 में क्या मिला? पद्मश्री मिला और 2023 में क्या मिला? उनको पद्म विभूषण मिला। इसके साथ साथ अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 मार्च को। इसके साथ साथ अगर बात की जाए 8 मार्च को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस दिवस की शुरुआत आज से 115 साल पहले अमेरिका से हुई थी। और अगर बात की जाए जब 1908 में अमेरिका में महिलाओं ने अपने हक के लिए एक बड़ा आंदोलन किया था, तो उस समय इसकी आप कैसे शुरुआत की गई। साल 2024 का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का अभियान आप कह सकते हैं, उसका थीम कह सकते हैं इंस्पायर इंक्लूजन, आप कह सकते हैं इस पर आधारित है। और महिलाओं के निवेश और इसकी प्रगति में तेजी लाना इसका आप कह सकते हैं मुख्य रूप से उद्देश्य है। यानी 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं में आप कह सकते हैं निवेश और उसकी प्रगति को बढ़ावा करना है। यानी इसमें आप कह सकते हैं उनको सशक्त बनाना है। और इसी तरह से अगर बात की जाए तो 2024 का थीम जो है वो क्या है? इंस्पायर इंक्लूजन। इसके साथ साथ अगर बात की जाए 2023 का महिला दिवस का आप कह सकते हैं थीम क्या है, तो उसकी बात करते हैं तो उसका थीम है डिजिटल ऑल, जिसको आप बोल सकते हैं लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी, यानी डिजिटल ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर। ये आप कह सकते हैं 2023 का आप कह सकते हैं थीम है। और संयुक्त राष्ट्र ने अपना पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1975 में आप कह सकते हैं इसको मनाना शुरू किया और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उसको पहली बार कब मनाया गया? तो उसको मनाया गया 1975 में। और इसको बनाने की घोषणा किसने की? तो संयुक्त राष्ट्र ने इसको बनाने की घोषणा की थी। अब कुछ महिलाएं हैं जो वर्ल्ड लेवल पर बहुत ही प्रसिद्ध हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप कह सकते हैं अपनी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी हैं और महिलाओं के क्षेत्र में वो सबसे आगे हैं। जैसे बात करते हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन दुनिया की सबसे प्रभावशाली बात करें महिलाओं में से एक हैं। उर्सुला को जुलाई 2019 में यूरोपियन संघ की कार्यकारिणी शाखा यानी यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस भूमिका में सेवा देने वाली पहली महिला है ये। और साल 2005 से 2019 तक वॉन डेर लेयन ने एंजेला मर्केल के मंत्रिमंडल में भी कार्य किया। यानी आप कह सकते हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन ने दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में अपना स्थान बनाया है और जुलाई 2019 में यूरोपीय संघ की कार्यकारिणी शाखा के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाली ये पहली महिला भी बनी है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, या आप कह सकते हैं उर्सुला हैं। इसके साथ अगर बात की जाए जियोर्जिया मेलोनी वर्तमान में आप कह सकते हैं वर्तमान में अगर बात की जाए इटली की प्रधानमंत्री हैं और इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला आप कह सकते हैं राजनेता हैं। यानी जियोर्जिया मेलोनी वर्तमान में इटली की प्रधानमंत्री हैं, वो इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला राजनेता हैं। उन्होंने अपनी लीडरशिप में सबको प्रभावित किया। उन्होंने 22 अक्टूबर 2022 को ये पद आप कह सकते हैं ग्रहण किया था। और मेलोनी इटली की दक्षिणपंथी ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी की अध्यक्ष भी हैं। यानी इटली की जो दक्षिणपंथी ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी जो है उसके अध्यक्ष कौन है? तो उनकी अध्यक्ष का नाम है मेलोनी और इस पद पर पहुंचने वाली वे पहली महिला भी हैं। इसके साथ साथ बात की जाए, उसके बाद अगर बात की जाए लेगार्ड 1 नवंबर 2019 को यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रमुख बनने वाली पहली महिला थी और यूरोपियन मौद्रिक नीति के प्रमुख के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण काम किए। 2011 से 2019 के मध्य तक लेगार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एमडी थी और उनके नेतृत्व में जो उन्होंने अक्षमता दिखाई उसको सबने प्रभावित किया। अगर बात की जाए यहाँ पर
यानी यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन थी, तो उनका नाम है लेगार्ड, जो 1 नवंबर 2019 को बनी और पूरे देश में ये आप कह सकते हैं कि प्रभावशाली महिला के रूप में उभरी हैं। इसके साथ अगर बात की जाए, ये लेगार्ड हैं, इसके साथ अगर बात की जाए कमला हैरिस की, जो भारतीय मूल की आप कह सकते हैं महिला है। कमला हैरिस अमेरिकी राजनीति का एक प्रमुख चेहरा है। वह 20 जनवरी 2021 को अमेरिकी उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला बनी, यानी अमेरिका में उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला कौन बनी, कमला हैरिस बनी। और कब बनी, 20 जनवरी 2021 को बनी। और पहली अश्वेत और पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी महिला बनी। साल 2016 में कमला हैरिस संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट के लिए भी चुनी जाने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला बनी। यानी 2016 में कमला हैरिस को संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सीनेट है उसके लिए इनको चुना गया था और ये पहली भारतीय अमेरिकी महिला भी बनी थी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, ये कमला हैरिस है। इसके साथ अगर बात की जाए, बल्गारियाई अर्थशास्त्री जॉर्जिवा भी दुनिया की एक प्रभावशाली महिला है। विश्व बैंक के पूर्व सीईओ जॉर्जिवा अक्टूबर 2019 से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक निदेशक के रूप में रही और जॉर्जिवा पहले विश्व बैंक समूह के अंतरिम अध्यक्ष भी थी। यानी जॉर्जिवा जो है पहले विश्व बैंक समूह का जो अंतरिम जो अध्यक्ष थी वो भी बनी थी। और ये अगर बात की जाए कहाँ के अर्थशास्त्री है, तो ये आप कह सकते हैं बेलग्राई देश के आप कह सकते हैं अर्थशास्त्री हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए इन्होंने किस बैंक के रूप में भी, इन्होंने किस बैंक के सीईओ के रूप में काम किया, तो इन्होंने विश्व बैंक के पूर्व सीईओ के रूप में भी इन्होंने काम किया है 2019 से। इसके साथ साथ अगर बात की जाए भारत की वर्तमान वित्त मंत्री जो है उनका नाम है निर्मला सीतारमण, जो आप कह सकते हैं दुनिया में काफी प्रभावशाली महिलाओं में इनका स्थान है। और निर्मला सीतारमण जो है मई 2019 से भारत की वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त की गई और अब तक इन्होंने 5 बार बजट को प्रस्तुत किया है और यह भारत की पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री हैं और उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य के रूप में भी काम किया है। यानी निर्मला सीतारमण ने जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसके सदस्य के रूप में भी इन्होंने काम किया और वर्तमान समय में अगर बात की जाए तो आप कह सकते हैं ये वित्त मंत्री भी हैं, या आप कह सकते हैं निर्मला सीतारमण हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए बांग्लादेश की इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजेद, वर्तमान समय में अपना 5वां कार्यकाल पूरा कर रही हैं। वह दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली प्रमुख महिला है। यानी दुनिया की सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाली प्रथम महिला की बात की जाए तो शेख हसीना वाजेद हैं, जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं वर्तमान समय में। और 76 वर्षीय हसीना ने वर्तमान समय में बांग्लादेश की 10वीं प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रही हैं और बांग्लादेश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति शेख मुजीब रहमान की आप कह सकते हैं बेटी हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि बांग्लादेश के संस्थापक का नाम क्या है, तो उनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान और ये आप कह सकते हैं शेख हसीना के पिता हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, ये शेख हसीना है। दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल पर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों अपने माँ बाप का सम्मान करें, देश के जवानों का सम्मान करें, हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और टारगेट जॉब स्कैन को आप सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।